नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, कांग्रेस ने 6 दशकों तक जनजातीय समुदाय को अभाव में रखा। वंचित को वरीयता के विजन पर हमारी सरकार करती है काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया शुरुआत। कहा, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में 517 आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए कर रही है काम। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू यादव परिवार में शुरू हुआ घमासान। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान, लगाए गंभीर आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सरकार गठन को लेकर नीतीश कुमार से चर्चा करने पहुंचे। और ईडन गार्डन्स टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने कसा शिकंजा। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौटी। भारत ने पहली पारी के आधार पर बनाई 30 रन की बढ़त। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम भी कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनजातीय वर्ग का विकास रही है, जबकि 6 दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को अभाव में रखने का काम किया है। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के विकास से संबंधित पीएम जनमन और उत्कर्ष योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव
इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर नर्मदा जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री ने समारोह में शिरकत की। उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री डेडियापाड़ा आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां लोगों ने जबरदस्त रूप से उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री को प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों को सम्मानित किया। जनजातीय गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की परंपरा और जीवन शैली की झलक एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत की गई। वहीं प्रधानमंत्री के समक्ष कई महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी बयां की। धरती आबा बिरसा मुंडा, तेरी जय जयकार, अबुआ दिसु अबुआ राज, गूंजे हर आंगन पार, वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर हैं। नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री के आगमन पर स्थानीय लोगों ने परंपरागत रूप से उनका अभिनंदन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की। सतपुड़ा की श्रृंखला में बसे धाम में स्वयंभू याहा पांडोरी देव मोगरा माता आदि अनादिकाल से स्वयं कणी कंसरी के रूप में विराजमान है। जनजातीय समुदाय के लोगों की अटूट श्रद्धा देव मोरा माता के प्रति है और कुलदेवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में तनाव खुलकर सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर सियासी हलचल मचा दी है। रोहिणी ने लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से संबंध तोड़ रही हैं। उनका दावा है कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा और वो इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं। बिहार भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर कहा कि लालू परिवार ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पहले बेटे को परिवार से निकाला और अब बेटी को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। लालू यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया। उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया। कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी, ये समझना चाहिए। और आरजेडी का पूरा परिवार
और पूरा दल उनका अब जमींदोज होने जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे, और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया। पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहे हैं। पूरा परिवार और पूरा पार्टी इनका जमींदोज होने वाला है। बिहार में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर तंज कसा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार गणतंत्र की धरती है, यहां के लोग परिपक्वता से काम करते हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आधी उम्र भारत को समझने की कोशिश में ही निकल गई। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास के प्रति समर्पण, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के वादे पर लोगों ने ईवीएम का बटन दबाया है। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विकास के प्रति जो समर्पण, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का वादा, लोगों ने उस पर अपना बटन दबाया। राहुल गांधी जी आधी से अधिक उम्र बीत गई, फिर भी अभी परेशान है भारत को समझने में। ये गणतंत्र की धरती है और बिहार तो इस धरती के जननी है, इसलिए यहाँ के लोग बड़ी परिपक्वता से काम करते हैं। जो जनादेश मिला है कोई दायां बायां भी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, ये जनादेश बिहार की जनता का लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने के लिए मिला है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के प्रचंड बहुमत की बधाई दी। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान सरकार के गठन और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रही, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब 17 नवंबर को एनडीए के घटक दलों की बैठक हो सकती है। इसमें एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री के चयन पर कहा कि एनडीए अनुशासित गठबंधन है। एनडीए की बैठक में बिहार में सरकार बनाने के लिए नेता का चुनाव होगा। चुनाव में पांचों पांडव मिलकर के चुनाव लड़े हैं। कोई बड़ छोट का हट अपराध हो, कौन ज़्यादा किया कौन कम किया, कोई बातें नहीं थी। सब सीट लेकर के आए हैं और उसी ही जब मंत्रिमंडल का गठन का मामला होगा, शायद 17 तारीख को लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई गई है। उस दिन वो लोग तय करेंगे कौन नेता होगा और कैसे मंत्रिमंडल बनेगा, वो सब वो लोग तय करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि बिहार ने जनादेश में साफ कर दिया है कि उन्हें विपक्ष का जंगल राज, माफिया राज नहीं चाहिए, बल्कि रोजगार, समृद्धि और उद्योग के साथ विकास चाहिए। बिहार ने जनादेश में साफ कर दिया है कि उन्हें रोजगार, समृद्धि, उद्योग, विकास चाहिए, ना कि विपक्ष की इंडी गठबंधन की जातीय सांप्रदायिक दादागिरी, जंगल राज, माफिया राज, मुस्लिम लीग की नक्सलवादी राजनीति। बल्कि अब एमवाई का मतलब भाजपा के लिए है महिला व यूथ का विकास। जनता का यह प्रचंड जनादेश बताता है कि मोदी सरकार की नीयत और नीति जनता का भरोसा है।
बिहार में हालिया चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने उन नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन पर चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी क्रम में एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार की महापौर उषा अग्रवाल को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने कटिहार विधानसभा सीट पर वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अपने बेटे के लिए खुलकर प्रचार किया था, जो पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के 15 स्कूलों के लिए 75 कंप्यूटर रवाना किए। शिक्षा मंत्रालय के विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत छात्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई। इससे बागपत जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि विद्यांजलि एक स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास और स्कूल अवसंरचना में सुधार की दिशा में निजी क्षेत्र के योगदान को प्रोत्साहित करना है। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। जब तक जो परिवार के लोग हैं जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, एक समान शिक्षा अगर अमीर के और मध्यम वर्ग के बच्चों को शहरों में मिल सकती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही मिलनी चाहिए। इस व्यवस्था के निर्माण में सबको आगे आना चाहिए और इसी प्रयास में जन भागीदारी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विद्यांजलि पोर्टल का निर्माण हुआ। काफ़ी इसमें प्रगति हुई है। पिछले 2021 से अब तक अगर देखा जाए तो इसमें लाखों लोग पंजीकृत हुए, 8.5 लाख स्कूलों को इसका लाभ मिला है, 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं जो सरकारी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उनको सीधा लाभ मिल पाया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गंगटोक में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। पेमा खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर ने पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो संदेश के जरिए इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बता दें, ये मार्ट पर्यटन मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने रखता है। इस वर्ष सिक्किम में आयोजित ये कार्यक्रम इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस और सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को बढ़ावा देगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने
पीएम जनमन योजना के तहत धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डबल इंजन सरकार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 517 आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। सरकार अमृत सेवा उत्कृष्टता के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रही है। ये एक दशक रहा है जिसमें हर नागरिक को सस्ती और सुलभ दवाइयां उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए कई नई पहल का शुभारंभ किया। चलिए आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा की ये रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश भर के कई स्थानों पर एक साथ डिजिटल तरीके से नए अमृत आउटलेट लॉन्च किए। इन आउटलेट्स के माध्यम से सस्ती दवाओं की पहुंच और भी बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में अमृत कार्यक्रम के तहत 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 255 फार्मेसी संचालित हो रही हैं। When I see 10 years of journey, I really feel emotionally involved with Amrit, and I feel happy also that we have been able to serve the people at large through Amrit. For that also I would like to congratulate again to HLL. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अमृत इको ग्रीन टाइज 2.0 का शुभारंभ भी किया, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। It is one of the good efforts by the public sector which has been done by HLL. I am told that now we have got 255 pharmacies. I am very happy to note that we have done a good job. A long journey has been covered. But I would like to also throw a challenge to Madam Thampi that we should, time you specify, but within a limited period, but we should double the number. नड्डा ने कहा कि अमृत योजना का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती, विश्वसनीय और आसानी से उपलब्ध दवाइयां प्रदान करना है, खासकर उन कठिन परिस्थितियों में जब परिवार भावनात्मक और आर्थिक तनाव से गुजरता है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि अमृत आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर कम से कम 500 की जाए, ताकि हर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस इवेंट के जरिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, और इसी सिलसिले में आज अमृत इको ग्रीन 2.0 का भी यहाँ से इंट्रोडक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि आगे चल करके एक तरीके से कहें देश भर में फैलता नजर आएगा और भारत के विकास की प्रगति को प्रशस्त भी करेगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस चरण की शुरुआत के बाद से अब तक 48 करोड़ 67 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले 51 करोड़ मतदाताओं के 95% से अधिक है। चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे अधिक 14 करोड़ 57 लाख से अधिक फॉर्म उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए हैं। गोवा और लक्षद्वीप में सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 51 लाख से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली कार बम धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मेवात और पठानकोट से कुल 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स में से 2 को मेवात से जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया। पठानकोट वाला डॉक्टर रईस अहमद मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है। इन सभी डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मेवात से हिरासत में लिए गए डॉक्टर मुस्तकीम ने इसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी और वो डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल के लगातार संपर्क में था। पुलिस को मुस्तकीम और उमर के बीच हुई कई संदिग्ध चैट्स मिली हैं, जिनके आधार पर गहन पूछताछ जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम लाल किला ब्लास्ट मामले के सिलसिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित दफ्तर पहुंची और काफी देर तक सर्च ऑपरेशन और पूछताछ के बाद वहां से निकली।
इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस ने पूरे जिले में 3 जोन में थाना स्तर पर सघन जांच अभियान चलाया। सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पोस्टों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम ने 63 रन की बढ़त हासिल कर ली। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत खराब रही और रयान रिकल्टन 11 पर कुलदीप यादव का शिकार बने। इसके बाद रविंद्र जडेजा का जादू चला और जडेजा ने एजेन मार्करम, वियान मुल्डर और टोनी डे जॉर्जी को विकेट निकाल दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया। इसके बाद नियमित अंतराल पर दक्षिण अफ्रीका के विकेट गिरते गए और टीम ने दिन का खेल खत्म होने पर अपने 7 विकेट गंवा दिए। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 189 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 30 रन की बढ़त हासिल हुई। आज सुबह भारत ने पहले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया। वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल ने संभल कर खेलते हुए रन बनाना जारी रखा। सुंदर 29 रन बनाकर आउट हुए, वहीं केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। वहीं ऋषभ पंत ने तेजी से 27 रन बनाए और 27 रन पर पवेलियन लौट गए। हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले से 27 रन निकाले। यही नहीं, अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन भी पूरे कर लिए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।